हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से प्रोटॉन होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। दूसरी बात अपन ने देखी नंबर ऑफ सिग्नल। थर्ड अपन ने देखा इसी के साथ केमिकल शिफ्ट, मतलब सिग्नल की पोजीशन देखी। चौथी बात इसमें अपन ने सीखी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। एंड आज अपन देख रहे हैं ये जो स्प्लिट हो रहे हैं सिग्नल, जैसे मान लीजिए एक्टिव कोई भी एनएमआर एक्टिव प्रोटॉन है, उसका सिग्नल 1 है, ठीक है। उनकी टीएमएस के रेफरेंस में डेल्टा वैल्यू क्या है, थर्ड चीज़ें। और फिर अपन देखते हैं उसकी स्प्लिटिंग, जैसे कितने में स्प्लिट हो रहा है, इस तरह से 3 में हो रहा है या 4 में हो रहा है, जो भी है। फिर अपन देखेंगे उनका स्प्लिटिंग रेशियो देखेंगे आज अपन, ठीक है। तो मोटा मोटी ये कहानी होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ही टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है, चूंकि ये नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होती है, खुद की वजह से नहीं होती है। तो नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर ऑफ नेबरिंग, नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। ओके, उसके बाद में स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग जैसे सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नेबरिंग न्यूक्लियाई जिसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो, हाफ हो, ठीक है, इसकी बात करेंगे। देन इसके बाद में इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो। और जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी अपन बात करेंगे। फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जनरली एक्स प्लस वाई की पावर एन। देखिए तो स्टार्टिंग करता हूं मैं। मान लीजिए अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 है, मतलब ऐसा कोई ग्रुप है, ये लीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये इसके पास वाले जो मतलब नेबरिंग ग्रुप है उस पर कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है जो एनएमआर एक्टिव हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऐसी स्थिति में 0 होंगे। और स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग के लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं n+1। वैसे अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं स्प्लिटिंग के लिए, 2ni+1। और अगर i की वैल्यू हाफ होती है तो ये फॉर्मूला हो जाता है अपना n+1 हो जाता है। और अभी अपन जिक्र कर रहे हैं किसका, i की वैल्यू हाफ का। ओके, चलिए तो स्प्लिटिंग सिंगलेट होगा, इंटेंसिटी रेशियो 1 ही होगा, इसका कोई मीनिंग्स नहीं है। और फॉर्मूला भी इसका कोई मीनिंग्स नहीं है। चलिए दूसरी बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर 1 हो तो स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, 1+2, डबलेट बोल देंगे। और इंटेंसिटी रेशियो अपना हो जाएगा 1:1। अपन इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई की पावर 1। ओके है, तो इंटेंसिटी रेशियो अपना 1:1 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन न्यूक्लियाई 2 है तो स्प्लिटिंग हो जाएगी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हो जाएगी। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर 2। तो इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1:2:1। इनके आगे अगर मैं एक एक लिख दूं तो अपना 1:2:1 अपना निकलेगा। अगर नेबरिंग ग्रुप प्रोटॉन 3 हो तो इसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। ओके है। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपना एक्स प्लस वाई की पावर 3। और इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, देखिए अपन लिखेंगे एक्स की पावर 3 और प्लस लास्ट में वाई की पावर 3। और क्या करते जाएंगे, देखिए पावर 3 है तो 3, एक्स की पावर 3 है तो अब एक्स की पावर 2 कर देंगे वाई, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, वापिस अपन क्या कर देंगे, हाँ जी 3 करेंगे। एक्स की पावर यहाँ पे 2 है तो एक्स की पावर 1 कर देंगे, वाई की पावर यहाँ पे 1 है तो वाई की पावर 2 कर देंगे। मतलब टोटल पावर अपनी कितनी होनी चाहिए,
टू होनी चाहिए, ठीक है। टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। मतलब एक देसी जुगाड़ है, देसी मेथड्स है। इसमें देखेंगे कि इसकी पावर टू है, इसकी पावर टू है। देखिए इनकी भी पावर टू होगी, एक्स की पावर एक एंड वाई की पावर एक, टू होगी टोटल। इसी तरह से अपन एक्स की पावर थ्री, वाई की पावर थ्री, यहाँ पे देखिए एक्स की पावर टू है एंड वाई की पावर वन है, टोटल पावर थ्री होगी। यहाँ पे भी थ्री है। अपन ये जो वैल्यू है इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे थ्री एंड थ्री, ओके है। तो इसके लिए हो जाएगा वन थ्री थ्री वन। इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर नेबरिंग प्रोटॉन 4 हो तो इसको अपन बोलेंगे n प्लस वन 5 हो जाएगा। क्विंटेट बोलेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, क्विंटेट, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा x की पावर y की 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x की पावर 4 कर दो और y की पावर 4 कर दो, ओके है। चलिए पहले क्या करेंगे, 4 x की पावर 3 घटाते हुए चलेंगे y, ओके, प्लस प्लस देखिए अब यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, 6 x की पावर 2 कर देंगे, घटा दिया अपन ने, y की पावर भी 2 कर दिया, प्लस वापिस अपन क्या कर देंगे, 4 x की पावर 1 कर दिया यहाँ पे और y की पावर 3 कर दिया, प्लस y की पावर 4। तो यहाँ पे रेशियो हो गया 1 4 6 4 1। ये हो जाएगा 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए नेबरिंग प्रोटॉन 5 हो तो n प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा अपना सेक्सलेट हो जाएगा, सिक्सलेट बोल देंगे इसको, ठीक है। और इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 5 और y की पावर भी 5 हो जाएगा। इसको किस तरह से लिखूँ मैं, 5x की पावर 4y, दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 10x की पावर 3y2, ओके। फिर वापस में यही वैल्यू रख दूंगा, x की पावर 2 रख देंगे, y की पावर 3 रखेंगे, फिर वापस ये हो जाएगा 5x की पावर 1 हो जाएगी और y की पावर 4, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 5 10 10 5 1। ये हो जाएगा 1 रेशियो 5 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1। ये इंटेंसिटी रेशियो होगा, ठीक है। देखिए ये अपन ने इंडेक्स बना ली, आई की पावर अगर 1 अपन रखते हैं। अब अपन इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, केस अपना फर्स्ट ही चल रहा है और फर्स्ट केस क्या है, आई की वैल्यू हाफ हो। आई की वैल्यू अगर हाफ होती है तो अपन क्या देख रहे हैं, अगर एन की वैल्यू 0 होती है तो सिंगलेट होगा, और अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा और इस तरह से टूट जाएगा ये, ओके। ये 1 है, ये हो जाएगा 1 रेशियो 1। जब भी कभी भी एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो उसका इंटेंसिटी रेशियो 1 1 ही होता है, 1 1 ही चलता है। आगे एक सेंटेंस लिखा दूंगा आपको। अगर एन की वैल्यू 2 है तो देखिए एन की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट से क्या हो रहा है, 2 दोनों साइड टूट रहे हैं, तो इससे भी देखिए एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा, ठीक है। इससे भी एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये किससे मिलके आ रहा है, देखिए 1 इधर से आ रहा है, 1 इधर से आ रहा है, ठीक है। 1 इधर से 1 इधर से मतलब 2 हो जाएगा, ओके। 1 रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। और अगर एन की वैल्यू मैं 3 की बात करता हूँ तो देखिए एन की वैल्यू की 3 की बात करते हैं तो एक ये टूट गया अपना, ठीक है, दूसरा ये टूट जाएगा, एक ये टूट गया, दूसरा ये टूट जाएगा और ये भी फर्दर टूटेगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये कहाँ से आता है, अपना 2 एंड 1 से आता है तो 3 हो गया। ये कहाँ से आता है, 1 एंड 2 से तो 3 हो गया। इसका रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। यहाँ तक बहुत अपनी लिमिट याद रखने के लिए खूब है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए दूसरा केस हो जिसमें आई की वैल्यू 1, मतलब नेबरिंग प्रोटॉन हो और उसका आई की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ऐसा भी तो हो सकता है, नेबरिंग प्रोटॉन नाइट्रोजन भी हो सकता है अमीन वाले केस में, ठीक है। चलिए तो अगर एन की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो स्प्लिट सिंगलेट होगा, और अगर एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एंड आई प्लस 1 स्प्लिट इससे होगी तो 2 इंटू 1 मतलब 2i प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2n प्लस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला, 2n प्लस 1 फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं 0 रखता हूँ n की वैल्यू
तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये दो तो साइड में पार्टीशन होगा, एक बीच में होगा, और इसका भी रेशियो 1:1:1 होगा। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 2 की बात करता हूँ तो देखिए ये 3 में टूटेगा, एक इधर टूट गया। ठीक है, एक बीच में टूट गया, ये भी इस तरह से एक इधर और एक बीच में, और ये भी इधर से एक तो सीधा हो गया और एक इधर टूट जाएगा और एक इधर टूट जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये अपना, देखिए इसको थोड़ा सा ढंग से अगर मैं बनाई तो ये टूट गया एक तो, और एक ये टूट गया, बीच वाले तीनों हो गए, और इधर वाले लेफ्ट वाले ये तीन हो गए, ये लीजिए, और इधर वाले ये तीन हो गए। अब चलिए कहाँ कहाँ से ये वैल्यू आती है, देखिए जरा, ये अपना 1 होगा, ये 1 होगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एक तो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है इधर से, एक आ रहा है ये इधर से। ओके है, एक ऊपर से आ रहा है, एक आ रहा है साइड से, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह से ये कहाँ से आ रहा है, ये एक तो ऊपर से आ रहा है और एक आ रहा है इस साइड से, तो ये भी हो जाएगा 2। और ये कहाँ से आ रहा है, बीच वाला, बीच वाला कहाँ से आ रहा है, बीच वाला देखिए एक तो आ रहा है इधर से राइट से, एक आ रहा है लेफ्ट से, 1:1 से आ रहा है, और एक ऊपर से आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 3। तो देखिए इसका 1:2:3:2:1 हो जाएगा। क्लियर है बात। और अगर n की वैल्यू में, अगर n की वैल्यू 3 रखता, सपोज कीजिए 3 रखते हैं n की वैल्यू, तो क्या होगा, ये साइड में टूटेगा, एक बीच में टूट गया, ये भी इस तरह से एक साइड में टूट गया, एक बीच में टूट गया। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ, एक सीधा टूट गया, ये भी एक सीधा और ये भी एक सीधा। ठीक है, और एक बीच में टूटेगा, तो एक ये हो गया, एक ये, बीच वाले के कंप्लीट हो गए। क्लियर है, बीच वाले के कंप्लीट हो गए। चलिए, तो बीच वाले के कंप्लीट कैसे हुए हैं, देखिए बीच वाला एक तो 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए बाद में कर लेंगे इसका डिस्कस अपन। साइड वाले के देखिए 2 कंप्लीट है और एक ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है तीनों। लेफ्ट वाले के ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये जो बीच वाला है जो 2 से आ रहा है, जो 2 से आ रहा है, एक तो कंप्लीट है और 2 और अपने को करना है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, हो गए 2। अब देखिए इधर वाला, इसमें एक है कंप्लीट, दूसरा अपना कंप्लीट है। ठीक है, और तीसरा ये कंप्लीट है। ओके, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो एक तो ये आ रहा, दूसरा अपना ये हो जाएगा और तीसरा अपना ये हो जाएगा। कंप्लीट अब सारी चीजें। अब देखिए 1 बाई 1 करके बताता हूँ, ये 1 और ये 1। ओके है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा अपना एक तो सीधा एक से, एक इधर से आ रहा है। ठीक है, और एक यहाँ से आ रहा है, देखिए एक अपना यहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक अपना कहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो 1:1 ये हो गया अपना, और हाँ जी ये अपना 1:2 3 हो गया। ओके, अब देखिए इसी तरह से ये भी 3 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले की, इसकी बात करता हूँ, तो ये कहाँ से आ रहा है, एक तो सीधा आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और कहाँ से अपने को मिल रहा है, एक अपने को यहाँ से मिल रहा है, देखिए ये 3 से मिल रहा है, 5 हो गए। और कहाँ से अपने को मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है 1 से, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 होगा। अब इसकी बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ, तो ये कहाँ से आता है, देखिए ये वाला कहाँ से आता है, एक तो ऊपर से आ रहा है मतलब 3 हो गया, एक इधर से आ रहा है 2 से, तो मतलब 2 हो गया, एक और आ रहा है 2 से, तो और 2 हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:6:7:6:3:1। जब कब ऐसी स्थिति बनती है कि नेबरिंग प्रोटॉन है उसका आई का वैल्यू 1 है, जैसे नाइट्रोजन है अपना। ठीक है, और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 होते हैं, तब ऐसी सिचुएशन अपने को देखने को मिलती है। केस थर्ड भी अपने को स्प्लिटिंग के केस में पूछा जा सकता है। केस थर्ड अपना, केस थर्ड कहता है अगर आई की वैल्यू कितनी हो, 3/2, तो स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी 2ni+1। आई की वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा अपना 3n+1। अगर n की वैल्यू 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है तो स्प्लिटिंग 1 ही होगा, और अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने में हो जाएगा, 4 में स्प्लिट हो जाएगा, तो 2 बाहर होगा और 2 ही इस साइड बाहर होगा, और इनका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर और स्प्लिट करूं, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन देखिए फर्स्ट वाले का जो स्प्लिट होगा वो हमेशा 1:1:1:1 होगा, चाहे उसके लिए आई की वैल्यू 1 हो या फिर हाफ हो या फिर 3/2 हो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होते हैं तो। ये स्टेटमेंट है, अपन नोट कर लेंगे इसको। अगर मैं आगे इसको फर्दर करूं तो देखिए n=2 रखता हूं तो 7 7 अपने को मिलेंगे। ठीक है, 7 अपने को क्या मिलेगी, इंटेंसिटी रेशियो अपने को मिलेंगे, स्प्लिटिंग 7 में होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग 7 में अब किस तरह से होगी ये देखिए। देखिए ये वाला दो बाहर कर दो, ये लीजिए दोनों एक एक, ठीक है बाहर हो गए, और इससे भी दो बाहर कर दो, ये लीजिए। क्लियर है बात यहां तक? ओके। अब इससे दो बाहर अपने को करने हैं, ठीक है, दो बाहर अपने को करने, या फिर इससे देखिए दो बाहर इस तरह से करो, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, दूसरा अपना हो जाएगा ये लीजिए। क्लियर है? इसी तरह से इससे भी मैं करता हूं तो एक ये हो गया और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, 7 स्प्लिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इनकी भी अगर बात अपन करते हैं, ठीक है, इनकी भी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए बात करता हूं मैं इस वाले का। ठीक है, इस वाले की स्प्लिटिंग कैसे होगी, इस वाले की स्प्लिटिंग दो बाहर हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, एक को छोड़ दो, इधर भी इस तरह से एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ओके, कंप्लीट है। इसकी भी अगर मैं बात करूंगा तो एक स्प्लिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई एंड चौथी ये हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसके स्प्लिटिंग रेशियो की बात करता हूँ तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये कहाँ से आते हैं जरा गौर कीजिए, ये आता है एक तो 1 से आता है, ठीक है, और एक कहाँ से आ रहा है, एक अपना कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, दिख रहा आपको, ये भी 1 ही है, मतलब 2 होगी, तो ये भी अपना 2 ही होगा। ठीक है, बार बार मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब साइड वाली जो रेशियो वो सेम चलेंगे और मिड तक होते चलेंगे अपने, यही तो बात है। अब मैं बात करता हूँ इस लाइन की, ये कहाँ से आ रही है, तो देखिए ये कहाँ से आ रही है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिए ये अपनी कहाँ से आ रही है, एक तो आ रही है यहाँ से, ओके 1 से आ रही है, ठीक है, दूसरी यहाँ से आ रही है, एक 1 ये हो गया, और तीसरी कहाँ से आ रही है ये लाइन, तीसरी यहाँ से आ रही है, एक 1 और हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब इनको हटा दूं मैं, ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं किसकी, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट इस वाले की। तो ये कहाँ से आ रहा है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो यहाँ से आ रहा है, एक तो अपना यहाँ से आ रहा है, ओके, ये 1 हो गया। दूसरा इधर वाले 1 से आ रहा है, दूसरा इधर वाले 1 से आ रहा है, हो गया। एक आ रहा अपना यहाँ से, ये लीजिए, तो एक और हो गया 1, और एक अपना कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो एक 1 और होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी रेशियो अपना क्या रहेगा, इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा 1:2:3:4:3:3:2:1, ये बात से लेके। ठीक है, अब दो बातें मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए चलिए, देखिए पहली बात अपन ये देख रहे हैं कि अगर वेन वेन n=1, n= क्या हो 1, ठीक है, देन ये n1 किसके लिए, नेबरिंग प्रोटॉन के लिए, इसको समझना आप, नेबरिंग प्रोटॉन के नंबर है, देन देन ऑल स्प्लिटिंग देन ऑल स्प्लिटिंग लाइंस विल बी इक्वली लाइंस, इक्वली लाइंस होगी। ठीक है, सारी की सारी क्या हो जाएगी, इक्वली लाइंस हो जाएगी। ओके है, चलिए तो बात करता हूं मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की, एच डी। ठीक है, इसमें अपन बात कर रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर की। तो प्रोटॉन एनएमआर ये सिग्नल देता है, स्प्लिट किसकी वजह से होता है, ड्यूटेरियम की वजह से होता है। ठीक है, तो एक सिग्नल है अपने पास, सिग्नल कितना है, सिग्नल 1 है, और नेबरिंग नेबरिंग न्यूक्लियाई क्या है, एनएन लिख दू, नेबरिंग न्यूक्लियाई क्या है, ड्यूटेरियम है,
तो नंबर ऑफ कितना है इसका ड्यूटेरियम का 1 है। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई 1 होते हैं तो आई की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, अब ये स्प्लिट कितने में होगा वो तो अपन देख लेंगे, 2ni+1, तो ये हो जाएगा 2 1 है और प्लस आई की वैल्यू भी कितनी है 1 है +1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 में 3 में स्प्लिट होगा और इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर है, 1:1:1 में है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए चेक कर लीजिएगा आप। एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी हो, 1:1:1:1 हो गए। एन की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1:1:1 में हो गया। और एन की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 है, तो 2 में स्प्लिट होगा और दोनों सेम इक्वली होंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं जी। अब देखिए ये अपन ने क्यों पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, ये बात अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाली है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, अपन देख रहे हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल है अपना CH3CH2X, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसमें सिग्नल कितने होंगे, सिग्नल एक ये हो गया B, दो सिग्नल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होगा, ये सिग्नल कैसा होगा, जो ए सिग्नल है, ए सिग्नल बी से स्प्लिट होगा मतलब ट्रिपलेट, और बी सिग्नल है ए से होगा मतलब क्या हो जाएगा क्वाड्रेट, ट्रिपलेट एंड क्वाड्रेट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिपलेट एंड क्वाड्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रिपलेट होगा इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा और जो क्वाड्रेट होगा इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। देखिए अब मजे की बात यह है, ट्रिपलेट हो रहा है, नेबरिंग प्रोटॉन कितने इसमें, नेबरिंग प्रोटॉन ए में कितने हैं, ये होंगे, एन की वैल्यू कितनी है 2 और आई की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए हाफ है, तो कितने में स्प्लिट होंगे 3 में स्प्लिट होंगे। क्लियर है, और इंटेंसिटी रेशियो क्या बताया मैंने, अगर आई की हाफ होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, तो ये कितना होता है 1:2:1 में होता है। इसी तरह से बी जो सिग्नल है ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू कितनी है 3 और आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, हाफ हो गई, तो इसके लिए जो अपना सिग्नल जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:3:3:1। तो ये कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं आपको, जैसे मतलब अपन सिग्नल लेते हैं तो एक सिग्नल तो अपने को मिलेगा इस तरह से 1:2:1। ठीक है, और दूसरा सिग्नल अपने को क्या मिलेगा, दूसरा सिग्नल 1:3:3:1, इस तरह से अपने को सिग्नल मिलेंगे। ओके है, क्लियर है बात। तो ए सिग्नल ये हो गया बी सिग्नल और ये एक ए सिग्नल हो गया। इसलिए अपन इस चीज को पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी रेशियो भी अपने को पता होना चाहिए, स्प्लिटिंग भी अपने को पता होनी चाहिए। अब एक बात करते हैं अपन, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, जिक्र आता है इसका काफी बार। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको भी। स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं अपन कपलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है सीपीएस होती है, या फिर हर्ट्ज होती है, या फिर सेकंड इनवर्स होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, जे जे होता है, जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है, ठीक है, और इसके पास कोई दूसरा सिग्नल है, इसका बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है उसी को अपन बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सिग्नल, या फिर पीक्स बोल सकता हूं। ठीक है, लिख सकते हैं अपन इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, मतलब पास पास वाले, एडजेसेंट पीक्स, पीक्स ऑफ मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल में दो पीक होती है, उनका बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं,
जे बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? इसकी यूनिट क्या होती है? सीपीएस होती है, हेर्ट्ज हो सकती है, सेकंड इनवर्स हो सकती है। ठीक है, अब ये जे वैल्यू क्या होता है, एक जरा उसको अपन देख लेते हैं। देखिए तो मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल CS3 CS2 एक्स। ठीक है, तो ये सिग्नल ए है, ये बी है, ये ट्रिपलेट होगा, ये क्वाड्रेट होगा, और इसका जो जे होगा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट है अपना ये है। ठीक है, और इसका जो क्वाड्रेट है वो क्या है? 1:3:3:1 है। ठीक है, तो मल्टीपल सिग्नल हो गए, मल्टीपल सिग्नल हो गए। तो यहाँ पे जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ जो ए सिग्नल है, ठीक है, ए सिग्नल, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इनको अपन क्या बोलते हैं? जे वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके कारण होती है? ये जो पास वाला जो सिग्नल है, ठीक है, उसके मतलब कारण, ये जो मतलब जो पीक्स है, जो एडजेसेंट पीक्स है मल्टीपल सिग्नल में, जो पास वाला जो सिग्नल है उसके कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है, तो उनका भी अपन जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो जे वैल्यू होगी वो ए होगा एंड बी होगा। ठीक है, ए एंड बी होगा, मतलब इसका पास वाला क्या है? इसका पास वाला सिग्नल कौन सा है? बी तो है, और यहाँ पे भी जो जे वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? बी ए, मतलब सेम वही है, जे ए एंड बी, मतलब दोनों के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या आएगा? जे ए बी। जे ए बी, ए बी के यहाँ पे कौन से दो जो सिग्नल होते हैं उनके बीच में मतलब स्प्लिटिंग किस किस वजह से होती है? जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है, तो उनको भी अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बात आती है कि जब टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई है जिनके लिए जे वैल्यू सेम होती है, और उसका एक एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया है। अब ऐसे एग्जांपल भी होंगे जिनके लिए जे वैल्यू डिफरेंट होगी, चलिए तो उसकी भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए CS3 CS2 और ये OH, सिग्नल कितने हो गए? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा ट्रिपलेट, और ये हो जाएगा इसको भी बात करूंगा तो ये ट्रिपलेट हो गया, और ये हो जाएगा मल्टीप्लेट बोल देंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए जे वैल्यू जे ए बी, मतलब ए जो सिग्नल है बी से स्प्लिट होगा, इसके लिए क्या हो जाएगी? जे बी सी हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी? जे ए बी भी होगा, और क्या हो जाएगा? जे बी सी भी होगा, जो कपलिंग कांस्टेंट है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे का मुद्दा देखते हैं। अब ये जो कपलिंग कांस्टेंट है, जो जे वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये टू टाइप्स के अपन देखते हैं। मोस्टली अपन जनरली टू टाइप्स का स्टडी करते हैं। एक अपन बात करते हैं जेमिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग, इसका मीनिंग्स होता है, मान लीजिए इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब एक जेम डाई हैलाइड का वर्ड आपने सुना है? जेम डाई हैलाइड कौन से होते हैं? जेम डाई हैलाइड होते हैं एक ही कार्बन से जुड़े हुए दो हेलोजन। ठीक है, सेम उसी से अपन इसको कोरिलेटेड करेंगे कि इफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, इफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई इंटरेक्ट होते हैं, इफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड बाई टू सिग्मा बॉन्ड्स, टू सिग्मा बॉन्ड्स अगर सेपरेटेड होते हैं, देन देन कपलिंग इज कॉल्ड, देन कपलिंग इज कॉल्ड जेमिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग। इसका एग्जांपल देखिए, एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, हाँ जी, तो ये प्रोटॉन एंड ये प्रोटॉन दोनों एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो दो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो रहे हैं, तो इसमें इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा उसको अपन बोलेंगे जेमिनल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जे जेमिनल से, या फिर इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा मेथड होता है अपना टू सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, टू जे से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये टू का मतलब क्या है यहाँ पे?
टू सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो रहा है, टू सिग्मा बॉन्ड सेपरेटेड, सेपरेट बाई टू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, सेपरेट बाई टू सिग्मा बॉन्ड। टू का मीनिंग्स क्या है, SEPARATE, सेपरेट बाई टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है, ओके है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे अपन चलते हैं, ठीक है। जो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट है, जेमिनल कपलिंग है अपना, ठीक है, वो किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, देखिए उसका भी यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, ठीक है, वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन अपना है जेमिनल कपलिंग डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे, और दूसरा अपन बात कर लेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल की, ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही चीजें से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है अपना 2J, और बॉन्ड एंगल के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है अपना 2J, 2J बोल दूं या फिर क्या बोल दूं मैं, J जेमिनल बोल दूं, ठीक है, इससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपने को यहाँ रीजनिंग पूछी जा सकती है, क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन अपने सामने, ये क्वेश्चन है CS3, दूसरा है CS3Cl, और तीसरा है CS3F, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अप टू डाउन मूव करता हूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो जो जेमिनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 2J की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है अपनी 12.5 CPS, ओके, ठीक है, माइनस में, और इसकी माइनस 10.8 CPS, और ये होती है माइनस 9.4 CPS। तो अपन देख रहे हैं ऐसे अपने को रीजनिंग बना के दे दिए जाएंगे, ठीक है, वैल्यू आपको याद रहे न रहे कोई खास बात नहीं है, रीजनिंग अपने को बना के दे सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के बीच में होगा जेमिनल, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, दूसरे प्रोटॉन के बीच में होगा जेमिनल, ठीक है, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन है, सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है, इन पे जो जुड़े हुए ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो क्लियर है, इस चीज को भी आप समझना। बॉन्ड एंगल की भी बात आती है, जहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो जेम 2J की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो छोटी सी चीज है, अपने को ध्यान रहनी चाहिए। दूसरा टाइप का अपन जो कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, वो अपन बात करते हैं विसिनल कपलिंग की, विसिनल कपलिंग, विसिनल कपलिंग की बात करें, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J20, या फिर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 3J, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई है वो सेपरेट होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होते हैं। लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, if interacting nuclei are separated by 3 sigma bond, 3 sigma bonds, ठीक है, then coupling is called vicinal coupling, लिख सकते हैं आगे अपन, ठीक है। और इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये दोनों जो प्रोटॉन है, ये दोनों जो सिग्नल आएंगे और इनके बीच में जब इंटरेक्टिंग होगी, क्योंकि जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इंटरेक्टिंग की वजह से अपने को मिलता है, और उन दोनों पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है उनको अपन बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जे होगा, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो इसको बोल देंगे 3J, या फिर इसका दूसरा नाम है जे विशनल, ठीक है, ओके है। अब ये भी कई बातों पे डिपेंड करता है, जैसे इसका भी अपन बात करें कि जे विशनल डिपेंड्स ऑन, यहाँ से भी अपने को रीजनिंग पूछी जाती है। एक अपन इसमें पढ़ेंगे डाई हाइड्रल एंगल,
एक अपन बात करेंगे इसमें डाईहाइड्रल एंगल की, डाईहाइड्रल एंगल। दूसरा मैं बात करूंगा इसमें वैलेंस एंगल। और तीसरा यहाँ पे अपन मोटी मोटी बात करेंगे जियोमेट्री, जियोमेट्रिक। ठीक है, तीन चीजों से यहां से अपन रीजनिंग की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट इसका फैक्ट जो है डाईहाइड्रल एंगल, डाईहाइड्रल एंगल। देखिए बच्चों, ये जो इफेक्ट है डाईहाइड्रल एंगल का, जो इफेक्ट है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कार्पस कर्व से, कार्पस कर्व से। ठीक है, कार्पस कर्व अपन देखेंगे किस तरह से जो यहाँ पे जो जे वैल्यू है, जे विशनल वैल्यू है, वो डिफरेंट होती जाती है। ठीक है, तो कार्पस कर्व से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ डायहाइड्रल एंगल, द इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ डायहाइड्रल एंगल ऑन 3J, 3J पे है या फिर जे विशनल पे, एक्सप्लेन्ड बाई, एक्सप्लेन्ड बाई कार्पस कर्व है। नाम सुना होगा आपने, कार्पस कर्व है। कार्पस कर्व से अपन इसको, इस इफेक्ट को, जे विशनल पे जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, कार्पस जो कर्व है अपना, वो अपने को क्या कहता है, हाँ जी, थीटा है 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री। ठीक है, तीन सिग्मा बॉन्ड के बीच की बात कर रहे हैं, डायहाइड्रल एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अपना है 90 डिग्री। ओके, और जे वैल्यू, जे वैल्यू अपनी है 0, 1, 2, 3, आगे एक्सेट्रा करते हुए 8, 9 एंड 10, ये मान। ओके, यहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 10, 9, 8 और ऐसे होती हुई है 2, 1, 0। ओके है, चलिए तो ये कर्व अपने को कैसा मिलता है, ये कर्व अपने को कैसा मिलता है, देखिए ये कर्व आपको मिलता है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको और 0 तक अपने को जाना है, फिर वापिस ये इम्प्रूव हो रहा है, और कहाँ तक अपने को इम्प्रूव करना है, ये अपने को इम्प्रूव करना है यहाँ तक। ठीक है, मीनिंग्स क्या है इसका, मेरे कहने का मीनिंग्स क्या है, ये कर्व आप बना लो। मैं ये कह रहा हूं कि डायाहाइड्रल एंगल, अगर डायाहाइड्रल एंगल, ये डायाहाइड्रल एंगल अपना अगर 0 है, डायाहाइड्रल एंगल 0 है, तो जे विशनल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। और डाईहाइड्रल एंगल 0 कब होगा, जब एंटी, मतलब इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन क्या एक दूसरे के एंटी है। भाई एंटी अपन पढ़ते हैं, गॉसियन फॉर्म अपन पढ़ते हैं, सिन फॉर्म अपन पढ़ते हैं, सब में डायहाइड्रल एंगल जानते हैं। ठीक है, तो अगर डायहाइड्रल एंगल 0 है, तो जो जे विशनल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे डायहाइड्रल एंगल बढ़ता है, जे विशनल क्या आ जाता है अपना, लास्ट आ जाता है। ठीक है, लास्ट आ जाता है मतलब कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और फिर अपन 90 से और आगे बढ़ाते हैं तो जे वैल्यू अपनी बढ़ जाती है। क्लियर है बात, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जे एन टी, थ्री विशनल की बात कर रहे हैं अपन, 3J की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जे सीन हो जाएगा, देन इसके बाद में जे गाउसी हो जाएगा, जे गाउसी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जी, जे एंटी हो जाएगा, जे सीन हो जाएगा, जे गाउसी हो जाएगा।
ठीक है। डायहाइड्रल एंगल मतलब मैक्सिमम किस पे है, 180 पे। सॉरी, अपन एंटी की बात कर रहे थे, 180 अपन इसका डायहाइड्रल एंगल की बात करते हैं, ठीक है। सिन में और फिर गाउसियन में, ठीक है। सबसे कम गाउसियन में होता है, ठीक है। सिन की बात करते हैं जिसमें अपना 0 डिग्री होता है, मतलब अपन ये चीज पढ़ चुके हैं इजीली। सिन क्या होता है अपना, इसके पीछे एक होता है, ठीक है, यही होता है। और एंटी अपना क्या है, एंटी अपना ये एक प्रोटॉन यहाँ पे है, तो दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है। इसमें 180 हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो गया। देखिए 180 पे सबसे ज्यादा 10 और 9 के बीच में चल रहा है, और सिन पे थोड़ा कम 8 और 9 के बीच में चल रहा है। और गाउसिया मतलब 60 डिग्री। गाउसिया अपन क्या बोल देंगे, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन 60 डिग्री पे, सिन में ये प्रोटॉन 0 डिग्री पे। समझ में आ गई की बात आपको, ठीक है। चलिए, डायहेड्रल एंगल से अपन इस चीज को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो एंटी कौन सा है, सिन कौन सा है, और अपना गाउसिया कौन सा है, इस चीज को अपन ने देखा। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी, एग्जांपल है अपना ये प्रोटॉन COH, कोई भी ग्रुप मान लीजिए, और यहाँ पे एक प्रोटॉन ये है, और ये COH मान लीजिए। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा दूसरा मैं लेता हूँ, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ठीक है, COH ग्रुप, और यहाँ पे एक COH ग्रुप है। सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें ये प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है। ये COH है और ये भी अपना COH है। अपन इसको बोल सकते हैं एंटी, इसको मैं बोल सकता हूँ सिन, एंड ये अपना हो जाएगा गाउसी। सिन हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, एंड गाउसी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक चीज ये देखेंगे, यहाँ पे अपन एक चीज देखेंगे कि जो अपना सिन है, ठीक है, वो तो ज्यादा होता है गाउसी से। मतलब एंटी अपन देखते हैं, एंटी कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं 3J एंटी, यही तो किया अपन ने, एंटी सबसे ज्यादा, फिर सिन, फिर गाउसी, ठीक है। तो 3J एंटी, उसके बाद में 3J सिन हो जाएगा, फिर उसके बाद में सबसे कम जो जे विशनल वैल्यू होगी वो गाउसे की होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डायहेड्रल एंगल क्लियर अपने, कार्पस कर्व है, इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कर्व अपने को ध्यान रखना है, अपने इजीली एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरा इफेक्ट की बात करते हैं अपन। हाँ जी, इसी में दूसरा इफेक्ट हो जाएगा अपना वैलेंस एंगल। दूसरा वैलेंस एंगल, फिर उसके बाद में जियोमेट्री की बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है अपना वैलेंस एंगल। वैलेंस एंगल, देखिए वैलेंस एंगल को अपन समझेंगे। देखिए अपन बात करें, एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। 3 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड, एक ये प्रोटॉन, दूसरा ये प्रोटॉन, ओके। 3 सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंट हो गया, 1 2 ऐड, ये 3, कोई आपत्ति नहीं है इनमें, ठीक है। दूसरा दूसरा मैं बात करता हूँ, 4 मेंबर रिंग है, ये लीजिए, क्लियर है। तीसरा बात करते हैं 5 मेंबर रिंग, 2 प्रोटॉन हो गए। नेक्स्ट बात करता हूँ 6 मेंबर रिंग की, इंपॉर्टेंट है, यहां से रीजनिंग बनती है अपनी। और एक मैं बात करता हूँ 7 मेंबर रिंग की, ये लीजिए। और अब बात करेंगे अपन 8 मेंबर रिंग की, ओके। तो देखिए, हाँ जी, यहाँ की जो जे वैल्यू होगी, 3J वैल्यू होगी, वो 3J वैल्यू है 0.5 से 2.0। याद नहीं रखनी आपको, केवल इतना ही ध्यान रखना है, 2.5 से 4.0, 4.9 से लेके 7.0 हो जाएगी, और
8.5 से लेके 10.5 होगी, और ये हो जाएगी अपनी 9.0 से 12.0, और ये हो जाएगी 11.0 से 13.5। अपन ये देख रहे हैं कि जो वैलेंस एंगल है, वैलेंस एंगल है, ठीक है, वैलेंस एंगल जैसे मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करें रिंग साइज की, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ती है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, रिंग साइज बढ़ती है, तो जो 3J वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये रीजनिंग अपने को पूछी जाती है, ठीक है। आपको 3 या 4 इसमें से दे दिए जाएंगे, आपको मिलान करना पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको जो कपलिंग कांस्टेंट है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। तो सिंपली ये चीज ध्यान रखना है, रिंग की साइज जब बढ़ती जाती है, वैलेंस एंगल, ठीक है, वैलेंस एंगल जब बढ़ता जाता है, रिंग की साइज बढ़ेगी, वैलेंस एंगल अपना बढ़ेगा, तो अपना जे वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सा जे की बात कर रहे हैं अपन, विशनल जे की बात कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें जियोमेट्री का इफेक्ट है, नंबर 3 की बात करता हूँ, इफेक्ट ऑफ जियोमेट्री, इफेक्ट ऑफ जियोमेट्री। देखिए जियोमेट्री से भी अपने को पूछे जा सकते हैं, जियोमेट्री क्या क्या जियोमेट्री दे सकते हैं अपने को। ओके, तो देखिए फर्स्ट केस है अपने पास, ये दो प्रोटॉन है, दोनों की जियोमेट्री कैसी है, ट्रांस जियोमेट्री, ठीक है। दूसरा ये जियोमेट्री है, इन दोनों की जियोमेट्री सिस जियोमेट्री है, और एक है अपना ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो अपन बात करेंगे जेम डाई हैलाइड, ये तो ठीक है, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है इससे, विशनल डाई हैलाइड कपलिंग कांस्टेंट से, ठीक है। चलिए तो इसकी माइनस में होती है जेम की, और विशनल की तो पॉजिटिव होती है, अपन ने देखा अभी तक। हाँ जी, तो देखिए ट्रांस है और एक सीस है, ठीक है, ट्रांस है और एक सीस है। ट्रांस में अगर अपन बात करें कि 3J वैल्यू ट्रांस के लिए, ट्रांस प्रोटॉन के लिए, तो ये वैल्यू होती है 13 से 18 हर्ट्ज तक होती है, सीपीएस मान लू, हर्ट्ज मान लू, ठीक है। और इसके लिए मैं सिस के लिए या फिर सिन के लिए विशनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू करूं तो 9 से लेके 12 हर्ट्ज तक होती है। और इसके लिए तो क्या होगा, 2J वैल्यू होगी, क्योंकि 2 सिग्मा बोर्ड से सेपरेट हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू होगी -1 से लेके +3 हर्ट्ज तक होती है, -1 टू +3 हर्ट्ज तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस की ज्यादा, फिर सिस की कम, एंड विशनल की सबसे कम। देखिए इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये मान लीजिए अपना ये कंपाउंड है, ठीक है। 3 तरह के इसमें सिग्नल है अपने पास, ए सिग्नल हो गया, बी सिग्नल हो गया, एंड सी सिग्नल। 3 तरह के अपने पास सिग्नल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जे ए सी की, ठीक है, जे ए सी क्या है अपना, जे ए सी क्या है, सिन है। दूसरी अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरी अगर बात करूं जे बी सी, ठीक है, जे बी सी, जे बी सी हो गया अपना, ठीक है। तो जे बी सी अपना क्या है, ट्रांस है। और अगर मैं बात करूं जे ए बी, तो ये अपना क्या है, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा, और ये भी 3 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर अगर लिखता हूँ, ऑर्डर अगर लिखता हूँ, तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, अपना ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, अपना ट्रांस वाला हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांस वाला मतलब बीसी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म वाला हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो जे बीसी सबसे ज्यादा, उसके बाद में ट्रांस के बाद में सिन वाला ये हो जाएगा जे ए सी, 3 JAC, और सबसे कम हो जाएगा, ये हो जाएगा जेम कपलिंग कांस्टेंट, मतलब 2JAB, ठीक है। ये लीजिए, इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे अपन नेक्स्ट, कि अपने मान लीजिए जितने भी तरह के सिग्नल है, प्रोटॉन, एनएमआर है, ठीक है, या फिर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, उनमें अपन सारी स्टडी करेंगे। उनमें क्या करेंगे, आज तक जो अपन ने स्टडी किया है
नंबर ऑफ सिग्नल एक्टिव, नंबर ऑफ एक्टिव प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ सिग्नल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएगा तो उसका डेल्टा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा वैल्यू अगर पता कर लेंगे तो उसकी स्प्लिटिंग पता कर लेंगे। स्प्लिटिंग अगर पता हो जाएगी तो उसका इंटेंसिटी रेशियो अपन देख लेंगे। इंटेंसिटी रेशियो के बाद में एक जो बात आती है वो आ जाएगी कपलिंग कांस्टेंट की। तो ये सारी चीज़ों का अपन 5-7 एग्जाम्पल से अपन इसको स्टडी करेंगे। आज तक आप इनको कंप्लीट करना। ठीक है, तो मेन पोर्शन अपना जो अपना है कंक्लूजन करना बचना है कि अपन डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ठीक है, अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी अपन इसमें लेंगे। कुछ जो एक्सेप्शनल केस आते हैं जिनको अपन एक्स्ट्रा केसेस पढ़ते हैं, जिनको स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, उनको भी अपन यहाँ पे लेंगे। जैसे अपन ने बात की थी ना कि जो अपना डायनेमिक सिग्नल है, डायनेमिक सिग्नल किस किस टेम्परेचर पे अपना चेंज हो जाता है, उनके भी अपन वापस केस की बात करेंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, तो बने रहिए यहाँ तक। चलिए आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।